गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन पढ़ते हैं एंथैल्पी। इससे पहले के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण। उसके बारे में स्टडी की थी। लास्ट का जो अपने पास डेरिवेटिव आया था वो ये था W बराबर माइनस NRT 2.303 V2 अपॉन V1। अपन आज के लेक्चर में अपन पढ़ते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी एक होता है हीट कंटेंट। एंथैल्पी होती क्या है? हीट कंटेंट। एक उष्मा गति की एक फंक्शन होता है, अपन थर्मोडायनेमिक का एक फंक्शन होता है जिसको अपन हीट की तरह से यूज करते हैं। एंथैल्पी मतलब एक तरह से हीट ही होता है। हम एक और उष्मा गतिक फलन का परिभाषित कर सकते हैं जिसे एंथैल्पी, जिसका अर्थ होता है गर्म करना या अंतर्निहित उष्मा। अंतर्निहित उष्मा मतलब हीट ही हो गया, जिसके अंदर अपने आप में हीट हो, या ही बोलते हैं हीट कंटेंट, जो हीट से बना हो, या फिर लगातार उसके अंदर उष्मा ही हो। तो ये अपन ये बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी मेरा क्या हो गया? अंतर्निहित उष्मा हो चुकी है भैया। और ये किस पे होता है? ये याद रखना हमेशा, ये हमेशा होता है स्थिर दाब पर। यहाँ पे मेरा जो प्रेशर है वो कैसा है? मेरा कांस्टेंट है। मेरा दाब कैसा है? कांस्टेंट है। तो अपन हम बात करते हैं यहाँ पे एंथैल्पी की। एंथैल्पी के लिए मेरा फॉर्मूला आता है H बराबर न्यू प्लस पीवी। यू क्या है मेरा? यू मेरा आपको पता है आंतरिक ऊर्जा होता है, जिसको अपन यू या ई से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यू का मतलब हो गया मेरा आंतरिक ऊर्जा। पीवी मेरा क्या है? आपको पता है ये दाब और आयतन। H क्या है मेरा? एंथैल्पी। यू मेरा आंतरिक ऊर्जा। पीवी क्या है मेरा? आयतन। अब ये आया कैसे? आपको पता ही है एंथैल्पी एक तरह से हीट होती है, और हीट किसके ऊपर आता है? हीट बिल्कुल आपका जो प्रोसेस है वो आंतरिक ऊर्जा के ही अंतर्गत आता है। तो आंतरिक ऊर्जा कैसे होगी? आपको पता है आंतरिक ऊर्जा यानी अपन जो भी ऊर्जा एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर के लिए बात करते हैं अपन, हीट और वर्क दो ही फॉर्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन जब बात कर रहे हैं एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी कैसे होगी? यू मेरा क्या है? आंतरिक ऊर्जा। जितने भी अपन गैसेस के मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन्स करते हैं, जो टकराते हैं, तो मेरा वो क्या हो गया? एक प्रकार से आंतरिक ऊर्जा होगी। आंतरिक ऊर्जा कुछ ना कुछ होगी। और प्लस पीवी। पीवी मेरा क्या हो गया? दाब और ताप। यदि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर कुछ ना कुछ अपन को कार्य करना पड़ रहा है, कोई ना कोई कार्य करेंगे, तो कार्य करने के लिए अपन को कुछ ना कुछ, आपको पता है, दाब या आयतन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो दाब, आयतन और उस गैसेस के मॉलिक्यूल के जो आपस में जो कोलिजन्स होता है वो मेरा किसके बराबर है? वो मेरा एंथैल्पी के बराबर है, मेरा H के बराबर है। तो अपन अब बात करते हैं H क्या है। H अपने आप में तो कुछ नहीं है। यदि हम एंथैल्पी की बात करें, H कुछ भी नहीं है अपने आप में, एक कुछ भी एक फॉर्म नहीं हो। लेकिन अपन जब डेल H की बात करते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन, तो वो मेरे लिए पढ़ा जाता है। लेकिन H अपने आप में कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। देखो क्यों? क्योंकि अपन उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है और सबके सब इंटेलिजेंट है, लेकिन अपन पता कैसे चलेगा इंटेलिजेंट किस प्रकार से? एक कुछ ना कुछ क्राइटेरिया अपन फिक्स करते हैं। तो क्राइटेरिया क्या करते हैं भाई? जो अपन टेस्ट लेंगे, जो एग्जाम लेंगे, एग्जाम के अनुसार तो पता चलेगा कौन कितना होशियार है, कितना नहीं है। उसमें चेंज देखते हैं भाई, कितना परिवर्तन आ सकता है, कौन फास्टर कौन लास्ट है। तो अपन टेस्ट लेते हैं तो पता चलता है भाई ये इसके ज्यादा है, इसके कम है, इसके। तो ये सेम टू सेम वही चीज होगी। एंथैल्पी अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन एंथैल्पी में परिवर्तन परिवर्तन कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो मेरा डेल H बराबर डेल यू प्लस डेल्टा पीवी। तो डेल H मेरा क्या हो गया? एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल यू मेरा क्या हो गया? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और डेल पीवी मेरा क्या आ गया? दाब और आयतन में परिवर्तन। ठीक है। अब अपन यहाँ पे डेल पीवी जो है, मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। आपको पता है पीवी बॉयल के नियम से P1 V1 P2 V2 तक। आपको पता है जब P1 से V1 तक चलते हैं तो P2 V2 होता है बॉयल के नियम से। आपने पढ़ा था, अपन ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था P1 V1 से P2 V2 हो सकता है। तो यहाँ मेरा P1 V1 PV क्या हो सकता है? P2 V2 माइनस P1 V1। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? डेल H बराबर डेल यू प्लस डेल्टा P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ P2 V2 पहले इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा दाब और आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अपन यही तो लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, जितना परिवर्तन आ रहा है उसी हिसाब से लिखते हैं। तो P2 V2 माइनस P1 V1। समीकरण नंबर 3 लगा दिया। हम इक्वेशन नंबर 3 को हम स्थिर दाब पर तथा स्थिर आयतन पर भी अलग अलग लिख सकते हैं। जो मेरा समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 2 की बात करता हूँ। हम समीकरण 2 लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। समीकरण 2 को अपन, जिसमें समीकरण 2 है मेरे पास, डेल H बराबर डेल यू प्लस डेल्टा पीवी। यहाँ पे दोनों के दोनों में परिवर्तन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? दोनों में से एक जो टर्म है, या तो दाब या फिर आयतन, दोनों में से किसी को एक में क्या करता हूँ?
कांस्टेंट कर देता हूं, तो मेरे पास अलग अलग समीकरण बन जाते हैं। यदि स्थिर आयतन की बात करें तो मेरा डेल एच क्या हो जाएगा, डेल एच हो जाएगा डेल एच बराबर डेल यू प्लस वी डेल्टा पी। यदि मेरा आयतन कैसा है, स्थिर है। यदि मेरा दाब स्थिर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। और जो आपके जो प्रेशर यदि आपके पास कांस्टेंट हो जाए, दाब आपका कांस्टेंट हो जाए, तो लगभग अपन बहुत सारे इक्वेशंस देखते हैं, बहुत सारे जो रिएक्शंस देखते हैं वो लगभग स्थिर दाब पर ही होती है। तो मेरे लिए जो समीकरण होता है स्थिर दाब वाला, वो मेरा क्या हो गया, मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा कार्य करने वाला समीकरण हो गया मेरा कोई भी रिएक्शन के लिए, स्थिर दाब वाला। आपको पता आयतन तो स्थिर नहीं पाएगा, दाब अपन स्थिर कर सकते हैं। तो डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल्टा वी मेरा मोस्ट एफिशिएंट जो डेरिवेशन वाला इक्वेशन हो चुका है। अब अपन आगे देखते हैं। एंथैल्पी को उष्मागति के नियम के साथ ही अपन लिख सकते हैं। जो पर एंथैल्पी पढ़ते हैं उसमें उष्मागति के नियम के साथ हम लिख सकते हैं। उष्मागति का नियम क्या होता है, प्रथम नियम, उष्मागति का प्रथम नियम था मेरे पास, उष्मागति प्रथम नियम था डेल यू बराबर डेल क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो मेरे पास एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, डेल एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों की मैं आपस में तुलना करता हूं। यदि उष्मागति का प्रथम नियम क्या है, डेल यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो मैं स्थिर दाब की बात करूं, दाब मेरा क्या है, स्थिर है, तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर डेल्टा क्यू। अब यहाँ डी डब्ल्यू की जगह क्या है, आपको पता है डेल्टा डब्ल्यू की जगह अपन क्या ले सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। याद है आपको, स्थिर दाब पर अपन यही इक्वेशन यूज करते थे, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। समीकरण नंबर 4 लगा देते हैं। डेल्टा क्यू पी क्या है मेरा, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा तो होगी, जो सिस्टम है उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा हो गई, और पी डेल्टा वी क्या हो गया मेरा, निकाय द्वारा। अब यहाँ में माइनस लगा, इसके मतलब क्या है, यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पे कार्य कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे सिस्टम के द्वारा काम हो रहा, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य। समीकरण 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई। समीकरण 4 मेरा क्या हो गया, डेल क्यू पी को मैं बाहर ले लूं, तो डेल यू बराबर पी डेल्टा वी। इक्वेशन नंबर 5। अब अपन इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 5 को 2 और 5 को अपन साथ में लिखते हैं, दोनों को कंपैरिजन करते हैं, रिलेशन देखते हैं, तो क्या बन जाता है मेरे पास, डेल्टा एच बराबर डेल्टा क्यू पी तो बनेगा, क्योंकि आपको पता है दोनों तरफ आपके डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी और डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यदि अल राइट आर एच एस बराबर है तो मेरा एल एच एस भी बराबर होगा। यदि मेरा राइट हैंड साइड वाला जो पोजीशन है वो समान है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाली समान होगी। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, डेल्टा एच बराबर डेल्टा क्यू पी। यहाँ आपको पता ही है डेल्टा क्यू पी क्या है, अवशोषित ऊष्मा होती है डेल्टा एच वाली, ठीक है। डेल्टा क्यू पी मेरा क्या है, अवशोषित ऊष्मा, और डेल्टा एच क्या है मेरा, एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी हमेशा ऊष्मा के परिवर्तन, ऊष्मा कौन सी, अवशोषित ऊष्मा, और ऊष्मा के परिवर्तन के बराबर होती है। ओनली एट कब होगी, जब स्थिर दाब, मेरा दाब कैसा होगा, स्थिर होगा, तभी होगा ये। एंथैल्पी हमेशा ऊष्मा के परिवर्तन यानी अवशोषित ऊष्मा के परिवर्तन के बराबर होती है, लेकिन कब, मेरा दाब कैसा हो, स्थिर हो। अब मैं समीकरण 6, जो समीकरण मेरा 6 है उसको अपन अवकलज रूप में भी लिख सकते हैं भैया। आपको पता है अपन क्या लगा देते हैं, डी, डी एच बराबर डी क्यू पी हो गया। समीकरण नंबर अपन उसको 7 लगा देते हैं। अब अपन इससे आगे क्या देखते हैं, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी के में संबंध लेते हैं अपन, कि एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बीच में संबंध देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन संबंध के लिए क्या है, डेल एच एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा क्या होगी मेरी, डेल यू। दोनों में परिवर्तन के समझ स्थापित करते हैं अपन। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक ऐसी रिएक्शन लेंगे, या एक या बहुत सारी भी जितने भी रिएक्शन ले अपन, यदि यहाँ पे दोनों संबंध देख रहे हैं दोनों के बीच में, तो अपन सारी की सारी रिएक्शन देखेंगे वो गैसियस फॉर्म में देखेंगे। कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, गैसीय अभिक्रिया होनी चाहिए। सारी जो केमिकल्स रिएक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, गैसीय। तो इसके लिए अपन गैसीय रासायनिक अभिक्रिया में संबंध देखते हैं। आपको पता है कोई भी क्रियाकारक उत्पाद में चेंज होता है, क्रियाकारक उत्पाद में चेंज होगा। तो यहाँ मेरा डेल एच का फॉर्मूला क्या है, डेल एच बराबर मेरा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, एंथैल्पी का होता है। और पीवी मेरा क्या हो सकता है, पीवी बराबर एनआरटी हो सकता है, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो पीवी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एनआरटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब इसी फॉर्मूले को क्या करते हैं, गैसियस फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे अपन क्या हो जाए, मेरा डेल्टा यू जो मेरा आंतरिक ऊर्जा है वो मेरा जो डेल्टा एच है, इन दोनों में संबंध स्थापित हो जाएगा। किसकी वजह से, गैसियस अभिक्रिया की वजह से।
गैसीय अभिक्रिया क्या करेगी, आपस में जो क्रियाकारक उत्पाद के बीच में मोल की संख्या बताएगी, मोल की संख्या के अनुसार अपन डेल एच और डेल यू या डेल एच के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम एक क्या करेंगे, हम एक ऐसी अभिक्रिया पे विचार कर रहे हैं जो यहाँ पे क्या हो, जिसमें गैसें शामिल हो, बिल्कुल सब मेरे साथ क्या हो, गैसें ओनली। इसके लिए क्या करने हैं, ज्यादातर अभिक्रियाएं स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ही होगी। यहाँ मेरा क्या है, दाब और आयतन दोनों कैसे हो गए, स्थिर हो गए, तभी तो मेरे पास क्या है, एनआरटी का फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ मेरा क्या है, दाब और आयतन दोनों कैसी है, दोनों को दोनों स्थिर है, और इसकी जगह क्या लिख लिया मैंने, एनआरटी। तो आयतन में परिवर्तन संभव है। यदि मेरे पास दाब और ताप दोनों क्या कर दूं, मैं स्थिर कर दूं, दाब और ताप को क्या कर दूं, स्थिर, तो मेरा क्या होगा, आयतन में चेंज संभव है। मेरा आयतन क्या हो, जो वॉल्यूम्स है वो क्या हो जाएगा, संभव होगा। यदि आयतन में चेंज होगा, आप सब खुद सोचो, यदि मेरा दाब और ताप दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दाब और ताप क्या है, दोनों कांस्टेंट है। मैंने सॉरी, पहले मैंने यहाँ पे आयतन बोल दिया था, लेकिन आयतन नहीं, यहाँ पे ताप है। ये दाब और ताप दोनों के दोनों क्या हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो मेरा आयतन में परिवर्तन बिल्कुल संभव हो सकता है। संभव क्यों होगा, बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि जब आयतन में परिवर्तन होगा तभी तो उसमें गैसेज की जो अणु की संख्या है, गैसेज की जो मोल की संख्या है, उसमें भी चेंज होगा। अरे चेंज होगा भाई, यदि आयतन आप कम कर रहे हो तो गैस की अणु की संख्या कम बनेगी, कम हो जाएगी, और आयतन बढ़ा रहे हो तो आपके गैसेज की जो मोलिक्यूल की जो संख्या है, मोल की संख्या, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है आयतन में परिवर्तन करेंगे तो मेरा गैस के मोल की संख्या में भी परिवर्तन संभव होगा। तो मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, डेल एच बराबर डेल्टा यू। मैं इस फॉर्मूले को क्या कर रहा हूँ, गैसियस फॉर्म में लिख रहा हूँ इस फॉर्मूले को। तो मेरे पास क्या बन गया, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मेरा फॉर्मूला क्या बन चुका है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। एन जी मेरा क्या हो गया, एन जी मेरा हो गया एन पी माइनस एन आर, उत्पाद के अणुओं की संख्या और रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या, यानी क्रियाकारक के अणुओं की संख्या, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ताप मेरा क्या है, स्थिर है, आर मेरा क्या है, गैस स्थिरांक है, डेल एन जी मेरा क्या हो गया, एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अपन यही लिखते हैं साम्यावस्था नियम के अनुसार। इसी के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए अणुओं की संख्या निकाल के अपन डेल एच और डेल यू के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। समीकरण नंबर 8 दे दिया इसका नाम। समीकरण 8 से अपन क्या कर सकते हैं, डेल एच या डेल यू, डेल एच से डेल यू या फिर डेल यू से डेल एच का मान ज्ञात किया जा सकता है भैया। अब जैसे नॉर्मल कोई भी अपन इक्वेशन ले, जैसे मेरे पास एक, मैं इसका एग्जांपल लेके समझा देता हूँ डेल एच और डेल यू के बीच में कि किस प्रकार से होगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे को जरूर बताना कि डेल एच जो एंथैल्पी है वो कौन से फंक्शन है, पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, और ये एक प्रकार से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसके बारे में आप इसकी यूनिट जरूर बताना, यूनिट क्या आएगी। लेकिन मैं इतना सा आपको हिंट जरूर दे रहा हूँ, एंथैल्पी एक प्रकार से हीट है, और आपको पता है हीट क्या होती है, एक प्रकार से वर्क का मैकेनिकल फॉर्म होती है। अपन ट्रांसफर करते हैं वर्क, क्या सॉरी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, आपके पास ऊर्जा होगी, ऊर्जा के दो प्रोसेस होते हैं, वर्क और हीट। तो इसका मतलब है जो आपकी इकाई आएगी वो 100% जूल, इन्हीं में तो आएगी, किलो जूल, इनमें आप देखना कौन सी यूनिट आती है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना एक बार। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखना। मैं अब आपके सामने एग्जांपल, जैसे मेरे पास हो गया N2 प्लस 3H2 2NH3, यही होगा N2 प्लस 3H2 2NH3, सॉरी, सही है, मेरा समीकरण 2NH3 बन चुका है, N2 प्लस 3H2 2NH3। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन अणुओं की संख्या निकालेंगे। मेरे पास डेल एन जी था, डेल एन जी का फॉर्मूला क्या था, मेरे पास डेल एन जी का जो फॉर्मूला था वो ये था, एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट की संख्या और रिएक्टेंट की अणुओं की संख्या। मेरे प्रोडक्ट कितना है, 2 है, और रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, 3 और 1 4 है। तो यहाँ पे मेरा डेल एन जी का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल एन जी का मेरा मान आ रहा है -2। कितना आ रहा है, -2। यदि -2 का फॉर्मूला आप उसी फॉर्मूला रख दे तो क्या बन जाता है, डेल एच बराबर डेल यू माइनस डेल एन जी आर टी था, आर टी आपका कांस्टेंट होता है, तो डेल एच बराबर डेल यू -2। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल एच बराबर डेल यू, वो किसको कौन सी फॉर्म में चली गई, वो आपके चला गया है
नेगेटिव फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में चला गया। इसका मतलब है आप डेल एच में, देखो इसको ऐसे में समझो, आप इसको ऐसे समझो, आपका जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस था, डेल यू बराबर डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। तो अपने यहाँ से जो प्लस है, अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो समझना इस चीज को। अपने पास आंसर क्या आ रहा है, डेल एन जी का -2 आ रहा है, कितना आ रहा है, -2। अब अपन क्या करेंगे, डेल एच और डेल यू, जो मेरा डेल एच और डेल यू है, मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ सब साफ साफ दिख जाए आपको। डेल एच बराबर डेल यू प्लस -2। देखो डेल एच डेल यू के बराबर कब होगा, डेल एच डेल यू के बराबर कब होगा, जब उसमें से -2 निकालेंगे। समझो, देखो डेल एच डेल यू के बराबर कब होगा, जब उसमें से अपन -2 की टर्म निकालेंगे। इसका मतलब है बड़ा कौन हो गया दोनों में से, हमेशा इसी को समझना। डेल एच और डेल यू में से रिलेशन क्या हो गया, डेल एच और डेल यू के में संबंध हो गया डेल यू डेल एच से बड़ा है। अरे समझो, यदि मैं इसमें डेल एन जी का मान मेरे पास -2 आता है, तो 100% इसका मतलब क्या हो गया, डेल एच और डेल यू में संबंध ये हो गया कि आप डेल यू में से -2 की जो टर्म है वो कम करोगे। अरे कमी करोगे तब डेल एच के बराबर आएगा, डेल एच बराबर डेल यू -2 कम करते ही डेल एच के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेल यू मेरा डेल एच से बड़ा है। अरे होगा कि नहीं होगा, डेल यू मेरा डेल एच से बड़ा हो गया। यदि इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो मेरे को कमेंट में जरूर करना, मैं 2-4 एग्जाम्पल और समझ के आपका एक वीडियो और मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें और समझा दूंगा, 2-4 एग्जाम्पल लेके। यदि समझ में आ गया हो तो मुझे बताना, कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, थैंक यू।